नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपका दोस्त। कहते हैं लकीरों के भरोसे जीना छोड़ दो, खुद पर भरोसा करिए, खुद की ताकत को पहचानिए, सनातन की ताकत को पहचानिए। युगों युगों से भारतीय संस्कृति, भारतीय पहचान, भारतीय साहस को झुकाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस देश की मिट्टी में ऐसे ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं जिनके बारे में ना बताया जाता है, ना कभी इतिहासकारों ने लिखा। सिर्फ इस देश की मिट्टी को, इस देश के पराक्रम को छुपाने के लिए, इस देश की एकता, अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए। आइए पहले तो सभी देशवासियों की तरफ से 1971 युद्ध में पाकिस्तान को दिखाए गए शौर्य और पराक्रम के प्रतीक पर्व विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत मां की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी भारतीय जवानों को जय हिंद, नमन। ये देश सदा आपका ऋणी रहेगा। भारत तीन तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, परंतु भारत के अंदर में गद्दार भरे पड़े हैं। आज नहीं, युगों युगों से गद्दार भरे पड़े हैं। गद्दार किसी भी कौम का हो सकता है, नेता, अभिनेता, एक सामान्य नागरिक भी। केवल एक मोदी का सर झुकाने के लिए जो इस इच्छा से भारतीय राजनीति के अंदर अपनी रोटियां सेकते हैं, वो कम नहीं है। सरकार के विरोध में देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ से भरा हुआ भारत, हजारों जिहादी, लोमड़ियां जैसे केजरीवाल, जैसे कन्हैया, खालिद, योगेंद्र यादव, मिशनरियों से, शाहीन बाग से भरा पड़ा है ऐसे बिच्छुओं से भारत, जो गिरगिट के जैसे अपना रंग बदलते हैं। पीएफआई, खालिस्तान, मिशनरियों, मदरसों, ऐसे देश विरोधी एनजीओ से भारत भरा हुआ। सत्ता के लिए विदेशी ताकतों की सहायता लेने वाले बेशर्म नेता और पार्टियां भी इस देश में हैं। अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए विदेशों से फंडिंग कराना, विदेशों से अपनी पार्टी के लिए अच्छा बुलवाना और भावी सरकार जो भारत की अच्छा कर रही है उसे बदनाम कराने की कोशिश करना। ये भारत में है। भारत में क्यों? कि भारत की एकता और अखंडता और सनातन को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किए जाते हैं, युगों युगों से किए जाते हैं। आपको इन्हीं प्रयासों से निकल करके भारत को एक उच्च शिखर पर अगर देखना है, विश्व गुरु देखना है, तो अपने लिए एक चीज मानकर चलिए कि आपको अपने विश्वास पर, अपनी संस्कृति पर अड़िग रहना है, जिसको कोई ताकत नहीं हिला सके। भारत तब विश्व गुरु बनेगा। आज दिल्ली के अंदर में जमा 50,000 से भी ज्यादा किसान हो गए। आज हम उन पर ही बात करेंगे, एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूं। पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जानते हैं। बता दें कि सरकार ने एक साल में 3 किश्तें किसानों को देने का फैसला करके रखा है, जिसमें किसान को हर साल 6,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। 3 किश्तों में पेमेंट होती है, दो करके। आपका खाता जनधन में सीधा आपके पास आता है 2,000। पहला 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, दूसरा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, और तीसरा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जो सरकार ऐसा करती है, जो प्रधानमंत्री ऐसा करता है, तो क्या वो किसान विरोधी हो सकता है? पहला सवाल। अगर आपने अपने खाते को जनधन से नहीं जोड़ा, अगर आप इस नीति को नहीं जानते, तो अच्छे से जान लीजिए, और फिर सरकार आप जो पैसा देना चाहती है वो आपके खाते में मिल जाएगा। किसान बिल क्या है? क्यों इतना हंगामा सड़कों पर है?
दरअसल किसान के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत बाजार में किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिलता तो सरकार न्यूनतम समर्थन बिल पर उसको उठाएगी। इसके तहत 23 फसलें हैं जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, तिल, कपास जैसी और भी फसलें हैं। अब किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं जो उत्तर भारत में है। हम उस पर भी आएंगे कि उत्तर भारत में ही क्यों किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं। जानिए पहले इस बिल में है क्या। पहला पॉइंट, इस कानून का मुख्य उद्देश्य है आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकना, उनकी कीमत को निरंतर करना, उनकी कीमत को नियंत्रित करके रखना। लेकिन केंद्र सरकार के नए कानून में अनाज, दलहन, तिल, खाद, तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का दावा है कि ऐसा करने से बाजार में एक कंपटीशन सा लगेगा, स्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। तो क्या ये किसानों के लिए बुरा है? क्या किसानों को इसमें अपना फायदा नजर नहीं आता कि अगर किसान अपने खेत से बाहर निकल करके अपनी सब्जी, अपना गेहूं, अपनी फसल बेच सके तो इसमें किसान का नुकसान है क्या? दूसरा कानून, केंद्र सरकार के इस नए कानून के अनुसार अब एमएसपी यानी किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकेगा। किसान दूसरे राज्य में जाकर भी अपनी फसल बेच सकेगा। इसके अलावा किसानों को मंडियों में कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। बुरा है क्या अगर ऐसा कानून भारत में आता है? इस कानून के अनुसार अब किसान फसल उगने से पहले व्यापारी से समझौता कर सकता है, आड़तीये से। इस समझौते में फसल की कीमत और उसकी गुणवत्ता जैसी बातों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत व्यापारी को फसल की डिलीवरी के समय फसल का 2/3 पेमेंट देना होगा किसान को। बुरा है क्या? बाकी के बचे पैसे 30 दिन के अंदर में बैंक में ट्रांसफर करने होंगे। इसकी जिम्मेदारी आड़तीये की है, इसकी जिम्मेदारी उस बिचौलिए की है जो ये डील करता है, और इसकी जिम्मेदारी ही होगी कि वो फसल खेत से उठाए। किसानों के लिए इसमें बुरा क्या है? कृषि सुधार बिल की मांग वर्षों से की जा रही थी। कांग्रेस, अकाली, आपिए, सब कोई, इवन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मैनिफेस्टो में पॉइंट नंबर 23 के नियमों का संशोधन भी कर दिया था। अपनी उपज को अपनी पसंद के खरीदार को बेच सकता है, राज्य के बाहर बेच सकता है। तो फिर क्या सिर्फ बीजेपी इस बिल को लेकर के आई है तो इसका विरोध हो रहा है? किसान के जितने भी जत्थे हैं वो वर्षों से ये मांग करते हैं कि किसानों के बिलों में कुछ बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए, सुधार आए। मगर ऐसा क्यों कि बीजेपी के खिलाफ ही किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया? यह कह दें कि खालिस्तानी का आंदोलन में एक दुष्प्रचार अडानी, अंबानी के लिए भ्रम फैलाया जाता है। कहते हैं कि जियो की सिम नहीं लेंगे, रिलायंस को यूज नहीं करेंगे। अब उनका कहना है कि वो हमारी फसलों को खरीद करके बहुत महंगे दामों पर बेचेंगे।
एक बात उन्होंने भी क्लियर कर दी है, एक बात मैं भी क्लियर कर दूं कि वो आपकी फसल को या आपकी जमीन को नहीं खरीदते हैं। उनके पास स्टोर है जिसमें सरकारें या आड़तिए अपनी उस फसल को रखते हैं, क्योंकि उनके गोदामों में कीड़ा, कोई घुन, कोई सिल, सिम या वो फसल खराब नहीं होती है। वो सिर्फ स्टोर करते हैं, खरीदते या बेचते नहीं है। वो एफसीआई को भाड़े पर देते हैं। एफसीआई बोले तो आपके आड़ती, बड़े बड़े आड़ती, उनको अपने स्टोर को देते हैं ताकि वो उस फसल को उसमें रख सके, वही बेचते हैं। क्यों पंजाब में इतना हंगामा है? सीधा सा हिसाब किताब है, सीधा सा। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आप इस फैक्ट को जानिए। सबसे अधिक गेहूं कहां उगता है? पंजाब में। सबसे अधिक गेहूं खरीदता कौन है? एफसीआई। एफसीआई किससे खरीदता है? बड़े बड़े आड़तियों से। पंजाब के सबसे बड़े आड़तियों की कंपनी कौन है? सुखविंदर एग्रो। सुखविंदर एग्रो किसकी कंपनी है? हरप्रीत बादल की। सबसे अधिक गेहूं कहां सड़ता है? एफसीआई में, एफसीआई के गोडाउन में। सड़ा हुआ गेहूं कहां काम आता है? सड़ा हुआ गेहूं शराब बनाने के काम आता है। सड़ा हुआ गेहूं कौन बेचता और सबसे कम दाम पर खरीदता है? एफसीआई बेचता है और शराब बनाने वाली कंपनियों में खपत हो जाती है। पंजाब में हमेशा खाद्य प्रसारण मंत्रालय इसके पास रहता है, हरप्रीत बादल के पास। ऐसा ही सब कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है। शराब की बड़ी भट्टियां किसके पास है? कांग्रेस के पास, एनसीपी नेताओं के पास में। चीनी के कारखाने किसके कब्जे में? कांग्रेस के नेताओं के पास में है। चीनी कारखानों में क्या उत्पाद किया जाता है? चीनी और अल्कोहल दोनों। अल्कोहल का उपयोग कहां होता है? शराब बनाने में। ऐसा ही ये सीधा सा हिसाब है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोदी का विरोध क्यों हो रहा है, कि क्यों ऐसे आड़तीय पंजाब में से मोदी का विरोध कर रहे हैं या खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं या मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि पंजाब में आंदोलन किसान कर रहे थे, परंतु अब वो किसके हाथों में है? अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अगर देशद्रोही को छुड़ाने के नारे लगे, अगर उसके अंदर दिल्ली में टुकड़े टुकड़ा गैंग को बचाने के नारे लगे, अगर जेलों में बंद वामियों के नारे लगे कि उनको छुड़ा दिया जाए, या बम विस्फोट में जो पोइट पकड़े गए हैं उनको छुड़ाने के लिए, देशद्रोहियों को जिन पर मामले चल रहे हैं, अगर उनको छुड़ाने के लिए इस आंदोलन का सहारा लिया जाए, तो यह आंदोलन किसका है? अगर इस आंदोलन के अंदर में तस्वीरें लगे खालिस्तानियों की, या फिर इंदिरा को उड़ा दिया, मोदी को भी उड़ा देंगे, ऐसे नारे और ऐसे आवाहन करने वाले क्या किसान हो सकते हैं? यह आंदोलन किसका है? इस आंदोलन को भड़का कौन रहा है? नोटबंदी हुई तो जनता को भड़काया किसने? जीएसटी आई तो व्यापारी को किसने भड़काया? सीएए आया तो मुसलमान को किसने भड़काया? कृषि कानून आया तो किसानों को किसने भड़काया? लेबर कानून आया तो मजदूरों को भड़काने वाला कौन? रेरा कानून आया तो बिल्डरों को भड़काने वाला कौन? मेक इन इंडिया जैसी अगर कोई स्कीम आए तो भड़काने वाला कौन? राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की समझ नहीं, प्रत्येक विदेशी निवेश को समझ नहीं, आर्थिक प्रोत्साहन को समझ नहीं, तो इसको भड़काने वाला कौन है? बताइए। इन सबके साथ साथ मैं एक चीज अपने पंजाब के भाइयों से, किसानों से, अपने दोस्तों से ये भी कहना चाहूंगा, वो ये कि आप राजनीति का शिकार नहीं बनिए, खुद को सुरक्षित रखिए। सरकार आपके बारे में आपसे लगातार बात करेगी। सरकार का फर्ज है कि वो आपकी हर बात को जहां तक यथा उचित संभव है मानेगी, क्योंकि
133 करोड़ को देखकर फैसला होता है। 133 करोड़ के भविष्य पर क्या उसका असर पड़ेगा, सरकार उस बात पर फैसला करती है। आज पंजाब से योगराज जी ने यह कहा कि हिंदुओं की माएं चोर हैं, हिंदू को हम बचाते थे, उनको उठाकर लेके जाते थे। तो शायद इतिहास पढ़ा नहीं है, या पंजाब के हर उस नौजवान को बताया नहीं जा रहा है, या सिर्फ इतना ही बरगलाया जाता है। तो दोस्तों, खालसा पंथ की शुरुआत के समय में, स्थापना के समय में ब्राह्मण, हिंदू, खत्री ही आगे आए थे। हिंदू परिवारों से एक सनातन परिवार से एक बड़ा बेटा खालसा की फौज के लिए दिया जाता था, जहां पर मराठे भी लड़े थे। राजपूत ब्राह्मणों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। जब पहली बार खालसा की फौज बनी, उसके जो लीडर थे, जो उसका नेतृत्व था, वो एक ब्राह्मण भाई प्रज्ञा दास जी के हाथ में था। उसके साथ उनके बेटे भाई मोहन दास जी के कमान में था। सतीश दास जी, दयाल दास जी गुरुओं की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी है। गोविंद सिंह जी को शस्त्रों की शिक्षा देने वाले पंडित कृपा दत्त जी थे, वो एक ब्राह्मण थे। उनसे बड़ा योद्धा नहीं हुआ। उनको देखकर डर लगता था। ऐसे ऐसे योद्धा थे। आज वही लोग हमसे ये कहते हैं कि हमने तुम्हारी रक्षा की है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फौज खड़ी की गई थी, जिस फौज ने उस पूरे एरिया की, पूरे लोगों की यथाउचित मदद की थी, यथाउचित संभव प्रयास किए थे। और कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब से बड़े बड़े शहीद हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है। हम उन सब कुर्बानियों को सर मत्थे लगाते हैं और दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये भाईचारा कभी ना टूटे। कोई भी राजनीति देश से बड़ी नहीं है। एक साथ रहिए, मिलकर रहिए, ताकि कोई भी इतिहासकार आगे इतिहास से छेड़छाड़ ना कर सके। सच्चाई बदल नहीं सकती। सभी हिंदुओं और सिखों से अनुरोध है कि वो अपनी सांझी इस विरासत को बचाकर रखें। हमारा इतिहास एक है, जो वामपंथी इसको मिटाने पर लगे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्रालय आजादी के बाद से ही ऐसे हाथों में है जिन्होंने इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी की है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमें वही पढ़ाया जाता है, मुगल आए, मुगलों ने ये किया, अकबर आए, अकबर ने ये किया, परंतु ये कोई नहीं बताता कि हिंदुओं ने, कि राजपूतों ने, कि क्षत्रियों ने उनकी नाक में लोहे के चने दबा दिए थे। खुद को पहचानिए, खुद की ताकत को, एकता को, सनातन को पहचानिए। दिल्ली के अंदर जितने भी, या दिल्ली के बाहर जितने भी, या पंजाब में जितने भी किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, या जितने भी जज थे, उन सब का शुक्रिया। तो वो इसलिए क्योंकि अभी तक उन्होंने सरकारी संपत्ति को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जान माल की कहीं से कोई हानि नहीं है। आंदोलन जिसे वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कर रहे हैं सरकार से, उन सब का आदर है। सरकार आपकी बात अवश्य सुनेगी। सरकार आपकी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता जरूर निकालेगी, परंतु ये आपका फर्ज है, ये आपका उद्देश्य भी होना चाहिए कि सरकार की सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। परंतु उसके साथ साथ आपको आपके आसपास का एरिया, आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही रखना है, ताकि ऐसा ना हो कोई
अराजक तत्व नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, भोले भाले किसानों को भड़काने की कोशिश करे और कहीं यह आंदोलन उग्र हो जाए। क्योंकि ऐसी बहुत सी पार्टियों के आदमी नेता उस आंदोलन में है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी का सर झुकाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से गिद्ध हैं जो लाशें गिरने का इंतजार करते हैं। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसा चाहती हैं, जिनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, भ्रम फैलाना है, जनता को गुमराह करना है। विपक्ष और वामपंथी अर्बन नक्सलवाद जैसे पिछले सालों से यही काम कर रहे हैं। जेएनयू में चाहे खालिस्तान या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अताउल्ला खान जैसे खालिस्तानी हैं, रावण है, पप्पू यादव है, शाहीन बाग वाले हैं। बहुत से ऐसे सिख हैं जो भेष बदल कर आए हैं। हाथरस वाली नकली भाभी भी डंडे, बंदूकें, कृपान, तलवार, न जाने क्या क्या। इन सब से आपको बचना है, भोले भाले किसानों को बचना है। फिर भी इस छल और फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं ये देश नहीं रुकने दूंगा, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये हमारे मोदी जी कहते हैं और सही कहते हैं। सनातनियों इतिहास की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो अपनी पुस्तक में सनातन पराक्रम के नवीन पृष्ठों को जोड़े। याद रखिए कि वीर सावरकर का कथन है, आरक्ष सत्य हो रहा है, जिस दिन हिंदू एकजुट हो जाएंगे, तुष्टीकरण वाली राजनीति की क्रिकेट कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। और ये वही हो रहा है। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम। हम सब एक हैं और एक रहेंगे।